प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित वर्कबुक के अंदर अध्याय 8 राशियों की तुलना के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राशियों की तुलना। तो सबसे ऊपर देखो आप, रमा और विभा उनके पास रखे सेब और अमरूदों की संख्या की तुलना कर रही थी। सेबों की संख्या 30 थी और अमरूद संख्या में 10 थे। रमा, सेब अमरूदों से 20 ज़्यादा है, यह मैंने घटाकर मालूम किया। तो 30 में से 10 घटाओ, बिल्कुल ज़्यादा है। विभा, सेब अमरूदों से 3 गुना ज़्यादा हैं। तो 10 या 30, 3 गुना ही तो आ रहा है। इसके बाद में तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन सही है और क्यों? तो प्यारे बच्चों, दोनों सही है। दोनों का तरीका अलग अलग है लेकिन परिणाम एक ही है। अब इन्हें जांचो और करके बताओ। अमरूद सेबों का 1/3 गुना है, सही या गलत? तो अमरूद बराबर 30 गुणा में 1/3। जब इनको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दाएँ 30, तो 10 आ गए ना, क्योंकि सेबों का 1/3 गुना 10 आता है। तो बिल्कुल सही है। कुछ फलों की संख्या कुल फलों की संख्या का 1/4 अमरूद है, सही है या गलत? तो सही है। कुल फल कितने हो गए? 30 सेब और 10 अमरूद, 40। तो 40 का 1/4 10 आता है, वो अमरूद है। तो यही कहा है, बिल्कुल सही है। कुल फलों की संख्या का 75% सेब हैं। तो 40 का 75% निकाल के देखो। 40 का 75%, 40 का मतलब गुणा लिख लो, 75 का प्रतिशत हटाएंगे तो 75/100। जब इनको काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 आ गया। 4 से वो कट जाएगा, 4 दाएँ 40, तो कितना आता है? 30। तो बिल्कुल सही है। आगे है, यदि तुमको 10 लोगों में बराबर रमा और विभा के सेब और अमरूद को बांटने हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 सेब और 1 अमरूद मिलेगा, सही या गलत बात? तो गलत बात है। सेब 30 है, अमरूद 10 है, तो अमरूद तो 1 1 मिल जाएगा, लेकिन सेब 3 3 मिलेंगे एक को। तो 10 या 30, 30 आता है, 10 गुणा 1 10 आता है। तो 3 सेब और 1 अमरूद मिलेगा। तो ये गलत कहा हुआ है, तो गलत पे टिक करेंगे। नीचे दी गई परिस्थितियों की तुलना अलग अलग तरीके से करो। आतिफ और आफताब के पास क्रम से 90 रुपये और 60 रुपये हैं। तो घटाव द्वारा तुलना करनी है, तो 90 में से 60 गए 30, तो आतिफ के पास ज़्यादा रुपये हैं, कितने? 30। गुणा या भाग द्वारा तुलना करना, तो 90/60, 3/2। आफताब का 3/2, आतिफ। ठीक है। प्रतिशत के आधार पर करें तो 90 में दोनों का जोड़ दो, 150 गुणा 100। जब इनको काटेंगे 60% आतिफ आ गया और बाकी 40% आफताब बच जाएगा। अन्य किसी आधार पर तुलना करें तो अनुपात निकाल लो। 90 और 60 का जब अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 3:2। कैसे निकालते हैं अनुपात? 90:60। जब इनको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3:2 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 15 रुपये है, वह 1 किलोग्राम दाल की कीमत 35 रुपये है। तो घटाव द्वारा तुलना करनी है। 35 में से 15 गए तो 20 रुपये ज़्यादा है कीमत किसकी? दाल की, गेहूं से। गुणा भाग द्वारा तुलना करें तो 35/15, तो 7/3 है। गेहूं की कीमत दाल से 7/3 गुना है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिशत के आधार पर गणना करें तो 15/35 और 15 को जोड़ना पड़ेगा, 50 गुणा में 100। तो 30% गेहूं की कीमत है, बाकी 70% किसकी है? दाल की है। अन्य किस आधार पर तुलना करें तो दोनों का अनुपात निकाल लें, 7:3 आएगा। पहले दाल रख लें और फिर गेहूं रखें तो अनुपात 7:3 आ गया। इसके बाद में रामपुर गांव की आबादी 400 रुपये क्या, रामपुर गांव की आबादी 400 है, हाजीपुर गांव की कुल आबादी 600 है। गांव की आबादी की अलग अलग तरीके से तुलना करें। तो घटाव द्वारा अगर तुलना करेंगे तो हाजीपुर की आबादी 200 ज़्यादा है, देख लो 600 और 400 में अंतर। गुणा भाग करने पर 400/600, तो 2/3। 400 गुणा में 3/2, तो 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर हम ऐसे तुलना कर सकते हैं, वो उसका 2/3 है, वो इसकी 3/2 है से। प्रतिशत के आधार पर गणना करें तो 40% तो रामपुर की है और 60% हाजीपुर की है, सीधा यहाँ पर दिख रहा है। अन्य किस आधार पर दोनों का अनुपात निकालें, 400 और 600 का, तो 2:3 आएगा। आगे इसके बाद मुकुल से उसके छोटे भाई
प्रफुल्ल ने प्रतिशत समझाने को कहा तो मुकुल ने प्रफुल्ल को प्रतिशत कुछ इस तरीके से समझाया। मुकुल देखो यह एक रोटी है, मगर अगर इसकी 1/4 रोटी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं इसे चित्र में कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। तो देखो एक सर्किल किया हुआ है, 4 भाग किए हुए हैं, एक भाग को उसने क्या किया, लाइन से रंग दिया है, तो 1/4 भाग हो गया ये। अब अगर हम इसके और हिस्से कर दे तो इसे इस प्रकार लिखोगे, तो देखो और हिस्से कर दिए, बीच में एक एक लाइन और खींच दी तो 2/8 हो गए, यानी 2 भाग अब लाइन किए हुए हैं बाकी 8 में से, ठीक है। चूंकि मिलने वाले हिस्से 1/4 बराबर 1/4 को 2 से गुणा कर दिया, यानी तुम पहले तुल्य भिन्न के रूप में पढ़ चुके हो, तो ये तुल्य भिन्न हो जाती हैं। इसके आगे और टुकड़े करते जाएंगे तो वो तुल्य भिन्न आएगा, रहेगा 1/4 ही। अब तुम इसे करके देखो, 1/4 गुणा में अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करो तो 3/12, तो 1/4 ही आता है। 1/4 को 10 से गुणा करो, ऊपर नीचे तो 10, नीचे 40, तो 1/4 ही आता है। 1/4 को 20 से करो तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, काटने पर 1/4 ही आता है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो काटने पर 1/4 ही आता है। मतलब ये 1/4 की तुल्य भिन्न हैं सारी। अतः उसी रोटी के 100 हिस्से होते तो 25 हिस्से प्रफुल्ल को मिलते, 80 होते तो 20 मिलते, 40 होते तो 10 मिलते, 12 होते तो 3 मिलते, मतलब मिलेगा उसको 1/4 ही। अतः 1/4 में अगर हर को अर्थात 4 को 100 बनाना है तो हमें 1/4 को 25 से गुणा करना होगा। इसे ही हम प्रतिशत भाग भी कहते हैं। अगर हर को 100 बना दे तो उसका प्रतिशत भाग हो जाता है। अतः 100 भाग में से मिलने वाला हिस्सा उसका प्रतिशत होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्न भिन्नों को इसी तरह से प्रतिशत में बदलो। 5/10 को हर को हमें 100 बनाना है तो 10 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, फिर ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 100। 50/100 का मतलब 50%। 16/20 को हर में 100 बनाना है तो 20 को 5 से गुणा करेंगे, 20 5 हो जाता है, तो 16 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 80/100 यानी 80%। 9/25 को तो 9/25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी कोई, तो 36/100 यानी 36%। 40/200 को हमें 100 बनाना है तो इसको 2 से काट दो, 40 को 2 से काटेंगे 20 और 200 को काटेंगे 2 से तो 100, तो 20% आ जाएगा। इसमें हर 100 से पहले ही ज़्यादा है, अतः 40/200 बराबर, देखो 40 गुणा 1/2 आधे से गुणा कर दिया, 200 गुणा 1/2 आधे से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 20/। अतः हर को 100 में बदलने के लिए 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। मीना व शिफाली प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हल कर रहे थे तो उन्होंने एक पैटर्न खोजा। तुम भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। उन्हें 5,000 का 13% निकालना था। कितना निकालना था? 13%। मीना अगर 5,000 का 100% हो तो 5,000 का 100% का मतलब 5,000 ही है, तो 5,000 का 10% कितना होगा? तो 5,000 का 10% निकालें तो 10/100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो को कट के 500 होगा, कितना होगा? 500। यह तो 100% का 10वां भाग अर्थात 5,000 का 10वां भाग हो गया ना, 5,000/10 यानी 500 आ गया। तो क्या 5,000 का 1%, 5,000 का 1% उसका 100वां भाग होगा? बिल्कुल। 5,000 का 1% उसका कौन सा भाग होगा? 100वां भाग होगा। 10% 10वां भाग है तो 1% 100वां भाग होगा, बिल्कुल सही बात है। आगे है 5,000/100 बराबर 50, अतः 50 हुआ 1%। 5,000 का 1% कितना आ गया? 50। तो 5,000 का 10% हुआ 500, वह 3% हुआ 5,000 का 1% जमा 5,000 का 1% जमा 5,000 का 1%। तो इनको जोड़ेंगे 50 जमा 50 जमा 50, 150 आ गया। अतः कुल कितना हो गया? तो 10% तो पहले निकाल ही रखा था 500, देखो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना हो गया? ये वाला 500 जमा 150 यानी 650। इसी तरह तुम भी नीचे दी गई संख्याओं के प्रतिशत निकालो। 2,000 का 20%, तो 2,000 का 10% 200 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर देखो 20% बराबर 10% जमा 10%, तो 200 जमा 200 बराबर 400। आसान है। 500 का 4%, तो देखो 500 का 1% 5 दिया हुआ है तो इसको 4 बार जोड़ दो। 500 का 1% जमा 500 का 1% जमा 500 का 1% जमा 500 का 1%, 5 जमा 5 जमा 5 20 आ गया। 700 का 15%, तो 700 का मतलब गुणा 15 का प्रतिशत हटाएंगे तो 15/100, जब इसको काटा तो 100 एकम 100, 100 7 700, तो 15 7 105 आ गया।
250 का 30%, तो 250 गुणा में का मतलब गुणा, का की जगह गुणा लिख लो, गुणा में 30% का प्रतिशत 100/100 आ जाएगा। जब इनको काटेंगे ऊपर नीचे तो दोनों की जीरो कट जाएगी 100 से, तो 25 या 75। आगे है इसके बाद में प्रश्न नंबर 6। रोहन को घर से पास के गांव जाना था जिसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। तो देखो घर और गांव की दूरी 50 किलोमीटर है। अब प्रश्न नंबर 1 पूछा इसमें, अब यदि उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय की हो तो बताओ उसने कुल दूरी कितने प्रतिशत यात्रा तय कर ली। तो 5 कितने की, 50 की, गुणा में 100, तो 10% दूरी उसने तय कर ली। अगले 10 मिनट में 7 किलोमीटर और यात्रा कर ली, तो बताओ रोहन ने कितने प्रतिशत यात्रा कर ली। तो 5 जमा 7 दोनों जोड़ दो, 12। 12 कितने का, 50 का। देखो यहाँ पर निकालेंगे तो 12 कर ली कितने, 50 थी टोटल, तो निकाल लो 50 दूनी 100, तो 24% कितनी आ गई, 24%। दूसरे का यहाँ पर 24% आ जाएगा। 30 मिनट में रोहन ने कुल 20 किलोमीटर तय कर ली, तो बताओ उसके द्वारा कितने प्रतिशत दूरी और तय की जानी है। तो बाकी निकालना है, बाकी निकालना है। तो पहले हमें यहाँ पर 30/50 और 100, 30 दूनी 60%। 30 मिनट में राहुल ने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो 30 किलोमीटर बाकी है ना, तो 30 किलोमीटर का प्रतिशत निकाल लिया, कितना आ गया, 60% दूरी अभी भी बाकी है। अब यदि बाकी की दूरी 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की रफ्तार से तय करता है तो कुल कितने समय में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 90 मिनट में तय होगी, सीधी सी बात है। कितने में होगी, देखो प्रति 10 किलोमीटर 5 मिनट में तय करता प्रति, अब यदि बाकी की दूरी 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की दर से तय करता है तो कुल कितने समय में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 90 मिनट में तो 60 जमा 30, तो 60 का बन गया 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट कुल उसमें समय लगेगा। आगे है 7। रजनी ने एक दुपट्टा 50 रुपये का खरीदा, फिर उसने एक दुपट्टे को रंग करवाया, रंगरेज ने 10 रुपये लिए। उसके बाद रजनी ने उस पर कसीदा करवाया जिसके उसने 15 रुपये दिए। अंत में वह दुपट्टा रजनी को कितने में पड़ा। तो 50 जमा 10 जमा 15, 75 रुपये का पड़ा, सीधी सी बात है। रजनी को इस दुपट्टे पर 20 रुपये का लाभ कमाना है, तो रजनी उसे कितने रुपये में बेचेगी। तो बिल्कुल सही बात है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 में, तो उसको पड़ा 20 रुपये और जोड़ दो, 95 रुपये में बेचना पड़ेगा। यह लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो 20 रुपये का लाभ कमाना है ना उसको, कितने पर, 75 पर, गुणा में 100। तो इनको काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, ऊपर आ गया 20 गुणा 4, नीचे 3, तो 80/3 यानी 26 सही 2/3%। आगे है 8वां। महेश ने एक अलमारी 1000 रुपये की खरीदी, 1100 रुपये में बेच दी। वह एक सीडी प्लेयर 2000 रुपये में खरीद कर 2150 रुपये में बेच दिया। तुम बताओ किस सौदे में अधिक लाभ हुआ, और यदि लाभ को प्रतिशत में बदला जाए तो किस सौदे में अधिक लाभ हुआ। अलमारी पर लाभ 1100, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है 1100 में से 1000 घटाएं 100 रुपये। सीडी प्लेयर पर लाभ 2150 माइनस 2000, 150 रुपये। सीडी प्लेयर बेचने पर अधिक लाभ होगा, किस पर अधिक लाभ होगा, सीडी प्लेयर बेचने पर। आगे चलते हैं 9वां। दिनेश ने एक दुकान में गेहूं की 4 बोरियां 4000 रुपये में खरीदी। घर तक बोरियों को लाने के लिए 150 रुपये मजदूरी चुकाई। इन बोरियों को उसने 1500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया। तो प्रत्येक बोरी की लागत मूल्य निकालनी है। तो एक बोरी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 बटा में 4, तो 1000 रुपये की एक बोरी आई। एक बोरी पर लागत 150 को 4 से भाग करेंगे, 37.5 रुपये और लागत आ गई। तो एक बोरी का लागत मूल्य, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 जमा में 37.5 और जोड़ दो, 1037.50 रुपये उसके बोरी के लगे। अब उसने बेच दिया 1500 रुपये में, तो चारों बोरियों का विक्रय मूल्य 1500 गुणा में 4, 6000 में बेच दिया। तो प्रत्येक बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत निकालना है उसको। तो लाभ 1500 में से 1037.50 घटाएंगे तो 462.50 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है 4062.50 यानी 50 बटे में 1037.50 गुणा में 100% निकालेंगे तो 3700/83 काटने पर तो 44.50% आएगा। आगे है चारों बोरियों पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है। क्या एक बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत व चारों बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत बराबर हैं। तो चारों बोरी लागत 4000 जमा में 150, 4150 रुपये, विक्रय मूल्य 6000 रुपये, तो लाभ 6000 माइनस में 4150, तो बिल्कुल बराबर ही आएंगे। एक का निकाल लो चाहे चारों का इकट्ठा निकाल लो।
तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। प्रश्न नंबर 10, तुम अक्सर बाजार में देखते होंगे कि कुछ दुकानों के बाहर लिखा होता है 10% छूट, 20% छूट। इससे तुम क्या समझते हो? 10% छूट का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट है। तो 100 रुपये वाली कितने में मिलेगी? 90 रुपये में। 20% छूट का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक 200 रुपये पर 20 रुपये की छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत कर दिया है इसको। ये 100 रुपये पर 20, ये कितने में मिलेगी? 80 रुपये में मिलेगी। ठीक है, 200 कर दिया। यहाँ कितने रुपए आएंगे? 80 रुपये। 20% छूट का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक 100 रुपये पर 20 रुपये की छूट। तो 100 - 20, ये 80 रुपये आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में तुम किन किन मौकों पर 10%, 20%, 50% या इसी तरह के प्रतिशत वाले शब्द इस्तेमाल करते हो अथवा किसी और को इस्तेमाल करते हुए देखते हो? बाजार में खरीदारी करते समय दुकानदार कहता है इतने प्रतिशत की छूट है, इतनी छूट है। परीक्षा परिणाम में भी हम प्रतिशत की बात करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 12 में है, दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ। लाभ 200 रुपये, क्रय मूल्य 1500 रुपये। तो राहुल ने एक बोरी चावल 1500 रुपये में खरीदे। यदि वह 200 रुपये लाभ चाहिए तो बोरी को कितने रुपए में बेचे? बना दिया सवाल। आगे हानि 15%, क्रय मूल्य 375 रुपये। तो स्वीता ने एक जोड़ी जूतों को खरीदा, 15% की हानि पर बेच दिया, तो उसने कितने रुपए में बेचे? तो बना दिया सवाल। आगे है अंकित मूल्य 60 रुपये, छूट 15%। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपये, 15% की छूट देने के बाद वह किताब कितने रुपये में पड़ेगी? इसके बाद में आगे है 13वां सवाल। 13वें सवाल में क्या है? कार ए है, उस पर 23,000 बचाओ लिखा हुआ है। कार बी है, उस पर 42,000 बचाओ लिखा हुआ है। और कार सी है, उस पर 33,000 बचाओ लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस पर बच रहे हैं? बी पर। तीनों कारों में सबसे ज़्यादा छूट किस पर है? तो कार बी पर। इसको तो देखकर ही हम बता देंगे। आगे है कार ए, कार बी व कार सी का मूल्य 2,30,000 रुपये, 2,80,000 रुपये, 1,00,000 हो तो कार ए पर छूट 23,000 बटे में 2,30,000 पर गुणा में 110%। बी पर 23,000, बी पर भी कितनी है? 23,000। और कितने रुपए पर छूट हुई है? 33,000 है यहाँ पर। ये कितना है? 33,000। और कितने पर? 2,80,000 पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो सकता है ये गलत हो, लेकिन आप इसको दोबारा से हल करके देखोगे, इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो आगे है सी पर। सी पर 42,000 की छूट थी, तो 42,000 कितने पर? 1,00,000 पर, तो 42% यहाँ पर आ गया। कौन सी गाड़ी पर सर्वाधिक छूट होगी? तो कार सी पर होगी। किस पर होगी? कार सी पर। प्रश्न नंबर 1 व प्रश्न नंबर 3 के उत्तरों में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों? दोनों में कार सी पर ज़्यादा छूट है। प्रश्न 1 में कुल कीमत पर छूट है, प्रश्न 3 में छूट प्रतिशत है। आगे प्रश्न नंबर 14 जो है उसमें रोशन लाल सन्स एंड कपड़े लिखा हुआ है। रोशन लाल सन्स कपड़े वाले लिखा हुआ है। एक 50% की छूट सेल सेल, और एक 30-20% की छूट सेल सेल सेल, ऐसे लिखा हुआ है। क्या दोनों दुकानों पर छूट बराबर है? हाँ नहीं, अपने उत्तर का कारण दे। नहीं, रोशन लाल एक बार में 50% की छूट दे रहा है, जो मोहनलाल से ज़्यादा है। आगे है, सोनू को अपने कपड़े किस दुकान से खरीदनी चाहिए? सोनू को अपने जो कपड़े हैं वो किस दुकान से खरीदने चाहिए? तो रोशन लाल की दुकान से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 1,000, यहाँ पर 10,000 मूलधन, 10% निकालेंगे, 10,000 का 1,000 आ गया। मिश्र धन हो जाएगा 10,000 में 1,000 जोड़ा तो 11,000। अब 11,000 का 10% निकाला तो 1,100 आ गया। 11,000 में जोड़ा तो 12,100 आ गया। चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। ये कुल ब्याज तो 12,100 में से शुरू वाला मूलधन घटा लिया तो कितना आ गया? 2,100 रुपये। इस प्रकार हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ता रहता है, तो उसे चक्रवर्ती मिश्र धन कहते हैं। टीना ने एक बैंक से 1,000 रुपये जमा करवाए, जहां 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज दिया। पहले साल के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 1,000 गुणा में 10/100, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। यदि वह ब्याज न निकाले तो उसके खाते में कितने रुपए हो जाएंगे? तो 100 रुपये और जुड़ जाएंगे, 1,100 रुपये हो जाएंगे। 1,000 जमा में 100, 1,100 रुपये। यह धन क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? मिश्र धन।
इस धन को मूलधन मानकर टीना को दूसरे साल ब्याज के कितने रुपए मिलेंगे? तो 1100 का 10% 110। 2 वर्ष बाद मिश्र धन 1100 प्लस में 110 1210। 2 साल का कुल ब्याज कितना हो गया? 1210। और शुरू में कितने जमा कराए थे? 1000 बराबर 210 रुपये आ जाएगा। 1000 रुपये का 10% ब्याज वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज निकालने का मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। तो मूलधन 1000, दर 10% गुणा में समय 2/100, तो काटने पर कितना आ जाएगा? 200 रुपये। प्रश्न 8, प्रश्न 6 व 7 के ब्याज में कितना फर्क है और क्यों? अपने साथियों से चर्चा करो। बैंक में किन किन जमा योजनाओं पर साधारण व चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है? अपने अध्यापक से पूछो, साथियों से चर्चा करो। तो 6 में चक्रवर्ती ब्याज है 210 रुपये और 7 में साधारण ब्याज निकाला हमने 200 रुपये आया। नीचे दी गई तालिका को भरो। तो तालिका बिल्कुल 10,000 रुपये का 10% 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो 10,000 का 10% 1,000 आ गया, देखो। फिर 1,000 10,000 में जुड़ जाएगा 11,000, 11,000 का 10% 1100 आ गया, 1100 जुड़ जाएगा 11,000 में, तो 12,100 आ गया, 12,100 का 10% 1210 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यही तो बरा हुआ है, 10,000 का ब्याज पहले 1,000, फिर 11,000 हो गया मिश्र धन, वही मूलधन होगा अगले साल। फिर 1100 ब्याज होगा, मिश्र धन 12,100 हो जाएगा, वो अगले साल मूलधन होगा। 12,100 का ब्याज 1,210 आ जाएगा, मिश्र धन होगा वो अगले साल। तो 13,310। तो 3 वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालें तो नीचे निकाला हुआ, तो 10,000 गुणा में 3 गुणा में 10, तो 3,000 रुपये आया। और चक्रवर्ती ब्याज निकाला तो 3,310 रुपये आया। तो ज़्यादा कौन सा बनता है? चक्रवर्ती ब्याज। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने दूसरा और तीसरा भी निकाले हुए हैं, तो आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैं अगर इन दोनों और को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 8 राशियों की तुलना, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो। धन्यवाद।